वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड ठीक नजर आ रहा? अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे स्क्यूनेस। उससे पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी, कर्व्स पढ़ाए थे। ये मैंने कहा था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का लेफ्ट टेल एंड राइट टेल इक्वल होती है, और मॉड मीडियन और मीन की वैल्यू सेम होती है। अगर हम इससे डिपार्च करें तो उसे हम स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल कहते हैं। इसमें जो लेफ्ट टेल और राइट टेल आपस में इक्वल नहीं होती। इस तरह के ये टेल है, ये मेरे पास राइट टेल है, और ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट टेल है और ये राइट है। जब राइट टेल ग्रेटर होगी लेफ्ट से, और जो ये पीकनेस होती है, ये पीकनेस मॉड को हम कह रहे होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसे मॉड कहते हैं। ठीक है, तो इस पीकनेस को हम मॉड बोल रहे होते हैं। ये भी क्या है? मॉड है। राइट टेल ग्रेटर देन लेफ्ट टेल, या जब मॉड ग्रेटर होगा मीन से, तो उसे हम पॉजिटिव स्क्यूड बोल रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पर अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से, टेल से, और जो मॉड है ये मॉड ग्रेटर हो गया इधर मीन ग्रेटर है। ठीक है, मीन ग्रेटर है, ये मीन की वैल्यू ये है। ठीक है, ये फर्ज करें 10 है, ये 5 है और ये 2 है। तो यहाँ पर मीन 10 है, मीडियन 5 है और ये 2 है। यहाँ पर मॉड 10 है, मीन 2 है और ये 5 है। तो मॉड ग्रेटर हो गया मीन से, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं। ठीक हो गया? अब नेगेटिव स्क्यूड स्क्यूनेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है जो कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम एस के से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या मीन माइनस मॉड किसके बराबर था? 3 मीन माइनस मीडियन के बारे में। ये मैंने पिछले चैप जो हमारा लेक्चर था एवरेज वाला, उसमें ये बताया था मैंने। मीन माइनस मोड किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। बाद में मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन के इक्वल, वो मैंने प्रूव भी किया था। ठीक है, अब देखें, सपोज अगर ये सिमेट्रिकल है हमारे पास, यहाँ मीन अगर सपोज डेट 2 है, तो मीडियन भी क्या होगा? 2 होगा। मॉड भी क्या होगा? 2 होगा। सबकी सब वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ 2 2 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज स्क्यूनेस की क्या आ जाएगी? 0 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, जब ये 0 वैल्यूज आएगी तो इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हमारी सिमेट्रिकल है। अगर मीन की वैल्यूज जिस तरह के यहाँ मैंने पुट की है 10 है, और ये क्या हो गया? -2। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है।
तो जवाब भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो जवाब पॉजिटिव में आ रहा है, इट मींस क्या हो गया, जब मीन बड़ा है और मॉड छोटा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर ये केस आ जाता है नेगेटिव वाला, तो इधर मॉड क्या है, 10 है, और मीन की वैल्यूज क्या है, 2 है। तो 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -8। -8 को स्टैंडर्ड डेविएशन फर्ज करें, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 2 है। ठीक है, तो -8 को टू टू पर डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो माइनस का साइन आ रहा है साथ सपोज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज का कई बार कई पेपरों में आ चुका है कि अगर मॉड ग्रेटर देन है मीन से, तो फिर ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा, नेगेटिव होगा या सिमेट्रिकल होगा, इसकी वैल्यूज क्या होगी। इसके अलावा और भी इसके फार्मूले हैं फाइंड आउट करने के। ऑर्थर बाउली ने इसको फाइंड आउट किया, स्क्यूनेस को। उसके मुताबिक अगर आप स्क्यूनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्क्यूनेस इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस 2 मीडियन। सब फार्मूले भी आ जाते हैं उसमें एमसीक्यूज में, और Q3 माइनस Q1। जो पॉल के जो पेयर पेयर इसका कार्ल पेयरसन का फार्मूला था, उसमें जो कॉफिशिएंट की वैल्यू है ना, वो -3 और +3 की रेंज में रहती है, यानी कि इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर -3 है तो एक्सट्रीम नेगेटिव स्क्यूड होगा, अगर +3 है तो ये एक्सट्रीम होगा। ठीक है, अगर नियर टू जीरो जाते जाएंगे हम, तो इट मींस हम नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी साइड पर मूव हो रहे हैं। इसके मुताबिक जो वैल्यूज हैं वो -1 और +1 के दरमियान लाई करेगी। एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड में जो हम स्क्यूनेस है वो मोमेंट्स के जरिए फाइंड आउट करते हैं। मोमेंट्स में क्या करते हैं, m3 ओवर स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ s3, इसकी वैल्यू जो लाई करती हैं वो -2 और +2 की रेंज में लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। तो ये कल एक छोटा सा टॉपिक था, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये स्क्यूनेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है कॉर्टेसिस। कॉर्टेसिस क्या फाइंड आउट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी पीकनेस को चेक कर रहा होता है कॉर्टेसिस। इसको भी कॉर्ल पेयरसन ने इंट्रोड्यूस करवाया। कॉर्टेसिस क्या करता है कि जो पीकनेस है या फ्लैटरनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो चेक करता है। ये 3 तरह के मैं कर्व बना देता हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जो डिस्पर्शन है वो कम है। और ये इसने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 3 नाम दिए हैं। सबसे जहां पर पीकनेस ज्यादा होती है इसको वो लेप्टोकॉर्टिक बोलते हैं, दरमियान वाली को मेसोकॉर्टिक, और लास्ट वाली को प्लेकॉर्टिक बोलते हैं, जिसमें डिस्पर्शन ज्यादा है, इधर मीडियम है और इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जो बिखराव है वो कम है। इसको लास्ट वाले को क्या बोलता है, प्ले कॉर्टिक। तो कॉर्टिसिस फाइंड आउट किस लिए होता है, ये पीकनेस और या फ्लैटनेस, जो फ्रीक्वेंसी कर्व हमने ये बनाए हुए हैं, ये पीक है या ये फ्लैट है, इसकी फ्लैटनेस या पीकनेस को चेक करने के लिए यूज होता है। इसका फार्मूला होता है कि इजिकल टू क्वार्टाइल डेविएशन P90 माइनस P10। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला था, Q3 माइनस Q1 ओवर 2। ठीक है, रेंज से जो अगला हमने पढ़ा था। और ये P90 P10 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये परसेंटाइल होती है।
L/H/F 90 N/100 माइनस C। और अगर हमने अनग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना हो तो 90 N/100 प्लस 1 TH टर्म ये अनग्रुप डाटा का हो जाता है। और ये पेयरसन का मेथड है फाइंड आउट करने का। इसके मुताबिक अगर आपकी वैल्यू होगी 0 से 0.5 के दरमियान, अगर ये 0 है तो ये होगा नियर टू प्ले कार्टिक या 0 के करीब वैल्यूज आ जाती हैं। 0.5 आ रहा है तो इट मीन ये वैल्यू ये क्या कहलाएगा, लेप्टोकार्टिक। अगर इनके सेंटर में आ जाती है, वो सेंटर कहता है 0.263। अगर वैल्यूज 0.263 आती है तो इसको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकार्टिक का नाम देता है। ठीक है। और दूसरा मेथड इसको फाइंड आउट करने का है मोमेंट्स के जरिए। सेकंड मोमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, मोमेंट 4 लेते हैं और मोमेंट 2 का स्केयर ले लेते हैं। तो अगर इसका जवाब आ जाता है 3 तो इसे हम मेसोकार्टिक कहते हैं। अगर ग्रेटर देन 3 आ जाए, ग्रेटर देन 3 आ जाए तो फिर हम इसे लेप्टोकार्टिक कहते हैं। अगर लेस देन 3 आ जाए तो इसे हम प्लेकार्टिक कहते हैं। तो ये लास्ट पेज के ऊपर दिए गए हैं स्क्यूनेस एंड कॉर्टेसिस। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर्स में ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स का पेपर हो या गेट, मैंने उसका टेस्ट दिया था, एक बार स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर दिया था, उसमें भी ये आ चुका है। हाँ जी, थर्ड वन इज प्ले कार्टिक। तो ये शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में लिखा हुआ है। ये इसकी मीन वैल्यू है सेंटर वाली। ठीक हो गया। ये इसके इर्द गिर्द की डिस्पर्शन है। ठीक हो गया। तो ये चैप्टर एंड हो गया। ये जो पहले 4 चैप्टर हैं, इंशाल्लाह इसका टेस्ट मैं कल आप लोगों को सेंड करूंगा। जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एवरेजेस है, डिस्पर्शन है, तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। कल किसी भी वक्त में आप लोगों को इसका टेस्ट सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेक्स नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंडेक्स नंबर, आज सर यासिर की क्लास नहीं होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैसेज मुझे आया था, तो उनकी क्लास आज नहीं होगी। इंडेक्स नंबर क्या होता है जी? इंडेक्स नंबर में हम एवरेज चेंज इन वेरिएबल्स या ग्रुप ऑफ वेरिएबल चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्पेस। ठीक है, ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें हम किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स का या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसमें हम प्राइसेस का चेंज, प्राइसेस, एक कमोडिटी की प्राइसेस को चेंज को देख सकते हैं कि उसमें प्राइसेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा है। डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस में देख सकते हैं। अगर सिंगल को, अगर एक कमोडिटी को हम देख रहे हैं तो उसे हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं। अगर ज्यादा कमोडिटी को शामिल कर लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, इंडेक्स में क्या हो गया कि वेरिएबल्स के अंदर चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी 2 टाइप्स होंगी, एक सिंपल इंडेक्स बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स की हम स्पेसिफिक गुड्स में चेंज को मेजर कर रहे हैं तो सिंपल इंडेक्स बोलेंगे। और अगर ज्यादा कमोडिटीज हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट इंडेक्स बोलेंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इंडेक्स बना रहे हैं इसके अंदर कमोडिटीज कौन सी शामिल की जाए। कमोडिटीज शामिल करने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, पर अर्विंग फिशर ने कहा है कि जो अब जब आप इंडेक्स बनाएं तो उसमें कम से कम आपके पास 20 कमोडिटीज हों
और 50 से ज्यादा ना हो। मगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे ज्यादा या इससे कम भी आप इंडेक्स बना सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, जिससे आपने कंपैरिजन करना होता है कि वेरिएबल्स के अंदर चेंज कितना आ रहा है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स बेस मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में ये होता है कि फर्ज करें मेरे पास 10 ईयर का डाटा है, 190 से लेकर 2000 तक का। इसमें से मैं किसी एक ईयर्स को बेस बना लूंगा और तमाम ईयर्स के जो वेरिएबल हैं उनका कंपैरिजन उस स्पेसिफिक ईयर से करूंगा। इस मेथड को कहते हैं फिक्स बेस मेथड। चेन बेस मेथड में ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के साथ वेरिएबल के चेंज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने फर्ज करें 190 को बेस ले लिया, तो 91 का कंपैरिजन भी 90 से होगा, 92 का भी, 93 का भी, 94 का भी, 95 एंड सो ऑन। सबका जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा? 90 से होगा। जब आपके पास कोई स्पेसिफिक ईयर को आप बेस बना लें तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स बेस मेथड कहते हैं। चेन बेस मेथड में ये होता है जो प्रीवियस ईयर है 90 का 91 से कंपैरिजन होगा, 92 का 91 से, 93 का 92 से, हर ईयर्स का जो उसका प्रीवियस ईयर है उसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने कमोडिटीज को सिलेक्ट करना होता है कि हमने कितनी कमोडिटी सिलेक्ट की है इंडेक्स नंबर में। उसके बाद उनकी जिस ईयर्स के साथ जिस तरीके से हमने उसका इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, फिक्स तरीके से भी हो जाता है और चेन बेस से भी हो जाता है। उसके बाद हम जो थर्ड स्टेप होता है इसमें वो होता है सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड, कि कौन सी एवरेज हमने यूज करनी है। अब हमने 5 मेथड पढ़े हैं, अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मॉड है। मगर यहाँ पर इंडेक्स में ज्यादातर अर्थमेटिक मीन यूज होता है, अर्थमेटिक मीन यूज होता है। और सम केसेस में हम जियोमेट्रिक मीन या मीडियन की तरफ भी जाते हैं। हार्मोनिक मीन क्योंकि रेशो वाले क्वेश्चंस में यूज होता है, और मॉड एक क्वालिटेटिव टेक्निक मानी जाती है, तो इसलिए इन टेक्निक्स को हम इधर यूज नहीं करते। ठीक हो गया। अब इंडेक्स नंबर भी दो तरह के होते हैं, वेटेड होते हैं और अनवेटेड होते हैं। वेटेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो कमोडिटीज हमने सेलेक्ट की हैं उनकी एक ही डायमेंशन ले रहे होते हैं, यानी कि प्राइसेस को ले रहे होते हैं। और अगर वेटेड इंडेक्स नंबर हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? प्राइसेस के साथ साथ उनकी उनकी क्वांटिटी को भी हम ले रहे होते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्शन मेथड होता है इंडेक्स नंबर को बना कंस्ट्रक्ट करने का। अगर ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं। इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट। एक को हम कहते हैं वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा होता है सिंपल रिलेटिव इंडेक्स नंबर, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। इन दोनों मेथड्स में फर्क ये है कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम एब्सोल्यूट प्राइसेस लेते हैं, जैसे कि करंट ईयर की प्राइसेस ले ली डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की तमाम प्राइसेस को जमा किया, और उनकी ये एब्सोल्यूट प्राइसेस जो हमें दी गई थी एज इट इज हमने ले ली। सिंपल एग्रीगेट मेथड में इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं। पर इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि जब हमने करंट ईयर की
प्राइसेस को जमा किया, कुछ प्राइसेस बहुत बड़ी होती हैं और कुछ प्राइसेस बहुत छोटी होती हैं। जैसे कि अर्थमेटिक मीन में आउटलेयर आने की वजह से रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाते थे, तो इधर भी रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर हम उसका क्या करते हैं, हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं और प्रीवियस ईयर की प्राइसेस हैं उनकी रेशो ले लेते हैं, और जितनी वो प्राइसेस हो उन नंबर्स के ऊपर डिवाइड कर कर हम इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो आ जाती है। इसमें तमाम के तमाम प्राइसेस को इक्वल ट्रीट किया जाता है, बेशक वो छोटी प्राइसेस हैं या बड़ी हैं, इधर उनको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। तो इधर इन्फ्लेशन या जो वेरिएबल्स के अंदर जो चेंज आता है उसको हम बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर के कितने मेथड हो गए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब आ जाता है वेटेड इंडेक्स नंबर। जैसा कि मैंने पहले बताया, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है और उसका वेट हम साथ नहीं लेते। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर फर्क ये आ जाता है कि प्राइसेस के साथ साथ उनकी क्वांटिटी भी होती है, यानी कि प्राइस भी वेरिएबल आ गया और क्वांटिटी भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। फाइंड आउट करने के इनके भी दो ही तरीके हैं, यही सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है और वही रिलेटिव एवरेज मेथड इसमें भी होता है। अब वो क्या क्या मेथड होते हैं वो हम देख लेते हैं डिटेल के साथ। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लंबे हैं क्वेश्चंस, तो वो हम अगर करने लग जाएं तो एक मंथ हमारा इसी पे लग जाएगा। हाँ जी, वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर, उसका पहली टेक्निक मैंने बताई आपको, एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका जो सबसे पहला मेथड है वो है लेस्पेयर मेथड। लेस्पियर्स लेस्पेयर मेथड। लेस्पेयर मेथड में क्या होता है कि हम क्वांटिटी बेस ईयर की लेते हैं, और ये किस लिए यूज होता है, ये नॉर्मली सीपीआई पीपीआई के जो वो हमने फाइंड आउट करना हो उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीपीआई को फाइंड आउट करने के लिए लेस्पेयर का फार्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास स्पेसिफिक बास्केट है क्वांटिटी की, उसकी हमने करंट ईयर की प्राइसेस देखी है और प्रीवियस ईयर की प्राइसेस देखी है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हमारे किचन में जो बास्केट में जो चीजें यूज हो रही थी वही इस साल भी यूज कर रहे हैं। हम मुआवजा क्या कर रहे हैं कि करंट ईयर की प्राइसेस क्या थी और प्रीवियस ईयर की प्राइसेस क्या थी। अगर ये मैंने क्या लिखा है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, अगर मैं इसका वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहूं तो चीजें यही रहेंगी, पी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट, बस इधर प्राइसेस क्या आ जाएगी, रिलेटिव आ जाएगी, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, और कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। बस इधर क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेटिव प्राइसेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये क्वांटिटी भी प्राइसेस को भी शायद चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये जो प्राइसेस है ये भी क्या हो जाएगी, पी नॉट हो जाएगी, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट। और बाद में ये बताऊंगा कि ये फार्मूला किन मकसद के लिए यूज होता है, ये आप ज़हन में रख लेंगे। अच्छा, जो लेस्पेयर का मेथड है ये एमसीक्यूज है, ये किस लिए यूज होता है, सीपीआई को फाइंड आउट करने के लिए।
इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें अपवर्ड बाइस का प्रॉब्लम आता है, ये भी एमसीक्यूज बनता है। अपवर्ड बाइस का मतलब ये है कि जो करंट एयर की क्वांटिटी है वो इसके अंदर निगलेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करते हैं हम, क्वांटिटी को चेंज करती है, क्वांटिटी करंट एयर की ले लिए, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, इसमें डाउनवर्ड बाइस का आ गया। वो क्या था, अपवर्ड बाइस, ये डाउनवर्ड बाइस ने क्या किया, प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी को निगलेक्ट कर दिया और करंट ईयर की प्राइसेस ली। अगर इसको हम गौर से देखें ऊपर को, तो ये क्या है मेरे पास, नॉमिनल जीडीपी है, और ये क्या है, रियल जीडीपी है। तो ये क्या बन गया, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर बन गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है, पास्ट के फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से इधर मैं क्या करूंगा, रिलेटिव अगर मैं प्राइसेस डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी वो क्या किया था, पी एन, पी नॉट, पी नॉट क्यू एन और पी नॉट क्यू एन, क्वांटिटी करंट ईयर की है, प्राइसेस वही प्रीवियस ईयर की है। तो ये मेरे पास क्या, कौन सा फार्मूला बन जाएगा, रिलेटिव का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर रिलेटिव प्राइसेस दिए हैं, और ये कौन सी एब्सोल्यूट है, तो ये मेरे पास एग्रीगेटिव इंडेक्स बन जाएगा। अच्छा, अब जो पास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, डाउनवर्ड बाइस का है, और जो लेस पेयर का था उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें प्रॉब्लम था अपवर्ड बाइस। उसने करंट ईयर की क्वांटिटी को निगलेक्ट किया, इसने बेस ईयर की क्वांटिटी को। तो फिर क्या आया, मार्शल एजवर्थ का फार्मूला। मार्शल एजवर्थ का फार्मूला क्या कहता है कि जो अपवर्ड बाइस और डाउनवर्ड बाइस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप दोनों फार्मूलों को यूज करें और उनका अर्थमेटिक मीन ले लें। ठीक हो गया, तो क्या है, समेशन बी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट प्लस समेशन पी एन क्यू एन समेशन पी एन क्यू एन, ये पी नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय टू, दोनों को जमा करो, दो पर तकसीम कर दो, यानी कि लेस्पेयर का फार्मूला और जो पास्चे का फार्मूला है उन दोनों का, उन दोनों को क्या करें आप, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लें। तो अपवर्ड और और जो अपवर्ड बाइसनेस और डाउनवर्ड बाइसनेस का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिशर कहता है कि इससे बेहतर टेक्निक ये है कि इन दोनों का क्या ले लें, ज्योमेट्रिक मीन लें। ये लेस्पेयर का फार्मूला है, ये पास्चे का है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इससे आपका दो प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, एक जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करेगा ये, और दूसरा ये फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई। जो मार्शल एजवर्थ का फार्मूला है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जो सर्कुलर टेस्ट है उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सर्कुलर टेस्ट को भी सेट। अब ये क्या टेस्ट है, ये हम आगे जाके बात करते हैं। तो ये एमसीक्यू याद रखना है, मार्शल एजवर्थ का जो फार्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को तो सेटिस्फाई करेगा, फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जो फिशर का है वो टाइम रिवर्सल को भी करेगा और फैक्टर रिवर्सल को भी करेगा। ठीक है,
तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें वैसे और भी फार्मूले हैं, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में लिखे हुए हैं। बेसिक फार्मूले यही हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। हाँ जी, ये 100 इंडेक्स इसमें यूज होता है। 100 इसमें मेजरिंग रॉड होता है। जैसे कि कपड़ा मेजर करने के लिए हमारे पास ये रॉड होता है, तो ये 1 मीटर है। अगर एग्जैक्ट क्लॉथ इसके इक्वल है तो हम उसको कहते हैं 1 मीटर है। अगर इससे थोड़ा ज्यादा है तो हम कहेंगे 1 मीटर से इतना ज्यादा है। अगर इससे कम आ रहा है तो 1 मीटर से कम होगा। इसी तरह 100 एक रॉड है इधर भी। अगर जवाब आ जाता है 105 तो हम कहते हैं 5% वेरिएबल्स जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो इंक्रीज हुआ है। अगर 95 आ जाता है तो हम कहते हैं कि 5% कम हुआ है। जिस तरह अगर हम प्राइसेस को देख रहे हैं तो ये 5% इन्फ्लेशन आई है इधर, और इधर क्या हुआ है 5% डिफ्लेशन। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा अभी, प्राइस इंडेक्स नंबर। सेम इसी तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं लेस्पेयर की, तो इसमें प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। क्वांटिटी एन पी नॉट क्वांटिटी नॉट, जैसे कि लेस्पेयर का फार्मूला था प्राइस के हवाले से कि क्वांटिटी के हवाले से, तो क्या था पी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट। क्वांटिटी इंडेक्स में क्या हुआ है कि प्राइसेस को ये देखिए कांस्टेंट रखा हुआ है और क्वांटिटी हमारी क्या है, वेरिएबल। इधर क्वांटिटी को हमने क्या किया था, कांस्टेंट किया हुआ है, और प्राइसेस को क्या किया हुआ है, वेरिएबल्स किया हुआ है। ये किसका हो गया, लेस्पेयर का। इसी तरीके से पास्टे के हैं। पास्टे में क्या होगा, क्यू एन क्यू नॉट प्राइस करंट एरिया आ जाएगी। और जब इसका प्राइसेस का हम फार्मूला लिखते थे तो क्या होता था, पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन, यानी कि यहाँ प्राइसेस कांस्टेंट थी, इधर क्या है, क्वांटिटी कांस्टेंट। इसी तरह मार्शल एजवर्थ का भी है क्वांटिटी का, और फिशर का भी है, पाइलग्रेव का भी है, और भी काफी फार्मूले हैं, पर बेसिक फार्मूले यही हैं। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स का सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूले भी हैं। और इसी तरीके से क्यू क्यू एन पी एन डिवाइडेड बाय वो, इसके रिलेटिव फार्मूले भी हैं। ठीक है, हमने बात, मैं इस चीजों को समराइज कर देता हूँ, सब चीजों को जो अभी तक हमने पढ़ी है, क्योंकि मैंने अभी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम कितना रह गया है, 4 मिनट मुश्किल ही हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम चीजों को समराइज कर देता हूँ। कल हम इसकी जो टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट, और जो सीपीआई कंस्ट्रक्शन है उसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है, वो कल हम पढ़ेंगे। और साथ टाइम सीरीज का जो चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाना है वो शामिल कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी के भी थोड़ा से मैंने टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं कि अगर चलें प्रोबेबिलिटी की आपको हाउ नाउ हो, अगर प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी बहुत आपको प्रोबेबिलिटी का भी पता हो। सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा 1-2 पेजेस का, कि प्रोबेबिलिटी का भी आपको पता चल जाए। अच्छा, अब हमने पढ़ा क्या आज, इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल क्या थी, जब सिंगल कमोडिटी का है तो सिंपल है, मोर देन वन कमोडिटी है तो कंपोजिट हो गया। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी होती है, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, फिर एवरेज कौन सी सिलेक्ट की जाए,
चौथा क्वांटिटी सिलेक्शन। ठीक हो गया, ये इसकी हो गया। इंडेक्स नंबर को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड। ठीक हो गया। अब वेटेड और वेटेड को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और दूसरा है रिलेटिव एवरेज मेथड। ठीक हो गया। रिलेटिव एवरेज मेथड बेहतर है, ये आउटलेयर से इफेक्ट नहीं होता। क्या नजर नहीं आ रहा? हाँ, मैं छोटा लिख रहा हूँ। चले, अच्छा, इसको बड़ा कर देते हैं। अब वेटेड इंडेक्स नंबर में दो आ जाते हैं, प्राइस इंडेक्स आ जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स आ जाता है। प्राइस इंडेक्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। इसी तरह इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। एग्रीगेटिव रिलेटिव के मेथड सेम है, लेस पेयर, पास्टे, मार्शल एजवर्थ एंड फिशर। इसके भी सेम यही है। इसमें क्या आ जाता है, क्वांटिटी चेंज हो रही होती है, इधर प्राइस चेंज हो रही होती है, क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं, इधर प्राइसेस को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, हमने टेस्ट पढ़ने हैं। बेसिक वो दो टेस्ट हैं, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, हम टाइम चेंज कर देते हैं, जो करंट ईयर होता है उसको बेस ईयर बना देते हैं, बेस ईयर को क्या करते हैं, करंट ईयर बना देते हैं, और जवाब इक्वल टू वन आना चाहिए। अगर इक्वल टू वन आ जाए तो इट मींस के टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। लेस पेयर और पास्चे का वो टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं होता, मार्शल एजवर्थ का और फिशर का हो जाता है। और फैक्टर में क्या करते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में कि लेस पेयर का प्राइस इंडेक्स और लेस पेयर का ही क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जवाब पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया, अदरवाइज हम कहते हैं नहीं होता। तो ये वाला टेस्ट सिर्फ फिशर मेथड का सेटिस्फाइड होता है और किसी का नहीं होता। फिशर का टाइम रिवर्सल भी सेटिस्फाइड होता है और फैक्टर रिवर्सल भी सेटिस्फाइड होता है। मार्शल एजवर्थ का टाइम रिवर्सल का तो हो जाता है ये